ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत की। यूपी में जिस तरीके से इस बार हंगामा मचा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 400 पार का जो नारा था कहीं ना कहीं वो फेल होता हुआ नजर आया। ऐसे में अखिलेश यादव जिस मजबूती के साथ उभरे हैं, माना ही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो यूपी की सियासत में मायावती, चंद्रशेखर आजाद, योगी आदित्यनाथ और कहीं ना कहीं इस बार अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी सभी मैदान में है और लगातार अपनी पार्टी को साधने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जा रहा है। जो पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हुई थी, इस बार के उपचुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए वो गलती नहीं करना चाहते। क्या इस बार जो 10 सीटें हैं जिसमें उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा की सीटों पर, क्या भारतीय जनता पार्टी उसमें अपनी पकड़ मजबूत बना पाएगी या किस पार्टी के साथ जाती हुई नजर आएगी और कौन सी स्ट्रेटेजी बनाते हुए दलित वोटों को अपने खाते में लाने की कोशिश करेगी? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इन सभी बातों के लिए हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आश्रुति, क्या लगता है कि जिस तरीके से इस बार की यूपी की सियासत ने अलग मोड़ लिया है, अखिलेश यादव ने अपना परचम गाड़ा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। मायावती एक ऐसी भूमिका में है, ना वो इधर की रह गई है ना उधर की रह गई है। अगर देखा जाए तो 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती हैं, लेकिन एक भी सीटों पर जीत नहीं दर्ज कर पाती। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद एक सीट पर जीतकर कहीं ना कहीं हीरो बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव या इस उपचुनाव में अपना फिर से परचम लहराती हुई नजर आ सकती है? देखिए, उपचुनाव कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लगातार आप देखिए चर्चाओं में बने हुए। कारण देखिए कहीं ना कहीं ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा में समाजवादी पार्टी की जीत की उम्मीद तो नहीं लगाई जा रही थी, लेकिन जिस हिसाब से सपा बहुमत के साथ जीत दर्ज करके लेके गई है, वो 4 सीटों का अंतर जो कहीं ना कहीं हुआ है, 37 पर सपा है, बीजेपी 33 पर थी। तो आप देखिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का यूपी साधना बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात आप देखिए, उससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि इस बार उत्तर प्रदेश में अयोध्या कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जीत कर चली गई। तो आप देखिए जिस हिसाब से अवधेश राय की वहां से जीत हुई है, लगातार अयोध्या इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखिए चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं नेतृत्व में की गई थी, इस बार वही भगवान राम ने बीजेपी को आप देखिए अपने काल में, अपने शासन काल में कहीं ना कहीं वही भगवान राम ने भारतीय जनता पार्टी को जगह नहीं दी। अयोध्या में उसी बीजेपी को इस बार भगवान राम ने नहीं जिताया, ऐसा तमाम जनता का भी कहना है, लोगों का भी कहना है। और वही अगर आप देखें तो जिस हिसाब की खबरें लगातार आ रही हैं, वो इसी बात पर कहीं ना कहीं इशारा करती है कि अगर इस बार आप देखें समाजवादी पार्टी इस बार यूपी साध के लेके गई है, तो मुझे लगता है उपचुनाव में अब अखिलेश यादव की रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं देखने लायक है। इसीलिए भी देखने लायक है क्योंकि अगर उपचुनाव में आप देखिए अखिलेश यादव गठबंधन की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं, देखिए इंडिया ब्लॉक में तो वो पहले से ही शामिल है, लेकिन लगातार उनका नाम जो है वो मायावती के साथ भी जोड़ के देखा जा रहा है। यानी अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का नाम बीएसपी के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है कि 2019 का समीकरण क्या इस बार एक बार फिर से सपा जो है बसपा के साथ हाथ मिलाती नजर आ सकती है। कारण देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बात करें और मायावती का जिक्र ना हो, ऐसा थोड़ा नामुमकिन होता है। और सबसे बड़ा मुद्दा देखिए इसलिए भी उठता है क्योंकि मायावती दलितों का मुख्य चेहरा है, वही समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव जो है वो यादवों का मुख्य चेहरा है। और यादव गुट को साधना, दलित गुट को साधना कहीं ना कहीं आप देखें हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है, चाहे बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा हो, चाहे विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण रहा हो। लेकिन इस बार अगर अखिलेश यादव गठबंधन में मायावती को भी शामिल करते हैं, तो मुझे लगता है अखिलेश यादव लगातार अपनी पार्टी मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, जनाधार मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। पहली 20 पार्टियों को अपने साथ ले चुके हैं, तमाम जो छोटे दल हैं, सहयोगी दल हैं, उनको कहीं ना कहीं साध चुके हैं। अब अगर बसपा को साथ लेते हैं तो मुझे लगता है यूपी में इस बार के उपचुनाव में अखिलेश यादव एक बार फिर जीत दर्ज कर लेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की मुझे लग रहा है इस बार रणनीति आप अगर देखें तो रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण भी आप देखें कहीं ना कहीं यही है क्योंकि लोकसभा हारने के बाद यूपी में कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आप देखिए तमाम तरह के जो बयान योगी आदित्यनाथ के आ रहे हैं और जिस हिसाब से बीजेपी जो है लगातार उत्तर प्रदेश को क्यों हारा इसके पीछे कारण बताने में लगी हुई है, ना कि ये कि आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव में अयोध्या कैसे जीत सकते हैं इस पर कोई चर्चा हो। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास उपचुनाव में रणनीति नहीं है, कोई राजनीति के तौर पर भी रणनीति नहीं है, ना उपचुनाव में रणनीति और ना यूपी के विधानसभा चुनाव में रणनीति। तो मुझे लगता है चलिए उपचुनाव तो
ठीक है, जिसके हाथ जाएगा चला जाएगा, जिसके नाम सीटें होंगी हो जाएंगी। लेकिन विधानसभा चुनाव बेहद अहम है। विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी रणनीति नहीं बनाता तो सपा क्लीन वन कहीं ना कहीं ले जाएगी, और सपा लगातार आप देखिए गठबंधन का प्रयास कर रही है। वहीं इस पूरी रेस में चंद्रशेखर आजाद भी कहीं ना कहीं अब शामिल हो चुके हैं। आप देखिए आजाद का भी जिक्र करेंगे, दर्शक खैर पहले से जानती हैं जिस हिसाब से चंद्रशेखर आजाद जो है इस बार कहीं ना कहीं उन्होंने जो जीत दर्ज की है उसके साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लेकिन मुद्दा देखिए यही उठेगा कि अखिलेश यादव क्या रणनीति बनाएंगे। अखिलेश यादव बेहतर रणनीति बनाएंगे तो बीजेपी को एक बार फिर करारी हार का सामना करना पड़ेगा, और नहीं अगर अखिलेश यादव की ओर से कोई रणनीति बनती है और बीजेपी कहीं ना कहीं आप देखें वहां से वोटों की गिनती को साधने में कामयाब होता है, तो मुझे लगता है बीजेपी भी कहीं ना कहीं उपचुनाव में एक बड़ी रणनीति के तहत जीत दर्ज कर सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया। अखिलेश यादव संसद जब से पहुंचे वो भी लोकसभा में पहली बार वो गए हैं। ऐसे में फिर से ईवीएम का मुद्दा उठते हुए नजर आया। ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव निशाना साधते हैं, बोलते हैं कि ईवीएम हम बंद करा देंगे, चाहे हम लोकसभा की 80 की 80 सीटें क्यों ना जीत जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम ईवीएम को अब आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस तरीके की बात अखिलेश यादव कहते हुए नजर आते हैं। वो वीडियो भी दर्शकों को हम दिखाएंगे। ये पहले आप वीडियो देखिएगा किस तरीके से अखिलेश यादव ईवीएम को लेकर फिर से एक बार मुद्दा उठाते हुए संसद में नजर आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ लागू हुआ उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है, और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से अखिलेश यादव ने ईवीएम का मुद्दा उठाया। श्रुति, क्या लगता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये मुद्दा तो उठा दिया, अब इसके पहले कहीं ना कहीं विपक्ष जब से चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें उन्होंने जीती थी, ये मुद्दा कहीं ना कहीं शांत होता हुआ दिखाई दिया, फिर से वो मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी फिर से फंसते हुए नजर आएगी? क्योंकि उपचुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम का मुद्दा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उसको सपोर्ट करते हुए नजर आई है। तो क्या ये बात कहीं ना कहीं साइकोलॉजी तरीके से अखिलेश यादव जनता के मन में डालने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष की जब भी बात होती है और विपक्ष जब भी चुनाव से पहले चाहे चुनाव के बाद चाहे चुनाव के दौरान अगर बात कर ले, ईवीएम का मुद्दा हमेशा उठाते नजर आता है। कारण देखिए ये भी बनता है और हमेशा के लिए कारण हमेशा से ही चुनावों में कारण ये बनता नजर आया। 2019 पे गौर कर लीजिए, 2022 के चुनावों पे गौर कर लीजिए, जिस हिसाब से उत्तराखंड में चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव 2023 की बात कर लीजिए, जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए, तमाम राज्यों में जब चुनाव हुए तो लगातार विपक्ष ईवीएम का मुद्दा उठाता है कि ईवीएम की हेराफेरी करने की कोशिश बीजेपी करती है। तो मुझे बस ये समझ नहीं आता माही कि अगर ईवीएम की हेराफेरी करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती नजर आती है तो आप बैलेट पेपर से क्यों चुनाव नहीं कराते? आप बोलते तो हैं हमेशा, विपक्ष हमेशा इस पर निशाना साधता है कि हम बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं, तो आप बैलेट पेपर से एक बार चुनाव करा के देख लीजिए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा के आपकी देश में जीत दर्ज होती है बहुमत के साथ, हालांकि इस बात को हम नहीं नकार सकते कि इस बार इंडिया ब्लॉक कहीं ना कहीं हारा है, लेकिन हार के भी जीत का जश्न इंडिया ब्लॉक में मनता नजर आ रहा है। कारण देखिए यही है, 234 सीटों पर इस बार इंडिया गठबंधन जो कहीं ना कहीं सिमटा है देश में। यहाँ पे इंडिया गठबंधन इसीलिए चाहता है कि इस बार जो हार का कारण बना है कहीं ना कहीं मायावती है। अगर मायावती को अपने खेमे में ले लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो पाले में 16 सीटें
गई है वो उनके पाले में आ जाती तो कहीं ना कहीं वो क्लीन विन होते हुए नजर आते। देखिए बिल्कुल वो कहीं ना कहीं क्लीन विन होते नजर आते हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ होती तो जनता का जो वोट देने का एक मत होता, वो वोट देने का मत भी अलग होता। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं बीजेपी से अगर 15 से 16 हजार की बात करें जिस हिसाब से क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो वोटों का समीकरण है उससे मायावती पीछे नजर आ रही है। मुझे लगता है अगर विपक्ष के साथ होती तो कुछ क्षेत्रों में ये जो वोटों का समीकरण है हमें बढ़ता नजर आता। कारण इसीलिए भी क्योंकि पहली बात हमें नहीं पता, या यूं कहे कि हम अगर एक तरह से पत्रकार के तौर पर देखें तो हम जनता का मत इस हिसाब से जान सकते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष को जनता ने जिताया है तो कहीं ना कहीं जनता भारतीय जनता पार्टी से साफ तौर पर नाराज थी। और ना केवल यूपी की बल्कि पूरे देश की कहीं ना कहीं बात कर ले तो मायावती ने अगर एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं की तो इसमें कहीं ना कहीं ना तो विपक्ष का कोई भूमिका है ना पक्ष की कोई भूमिका है। मायावती की पार्टी का खुद का जनाधार कहीं ना कहीं आप देखें अगर तो कमजोर होता साफ तौर पर नजर आया है। बहुजन समाज पार्टी की अगर आप एक तरह से पूरे सर्वे के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें उसके मद्देनजर भी बात करें तो मायावती ने इस बार उनकी पार्टी की कितनी चुनावी रैलियां हुई, अगर आप शुरुआती दौर से देखना शुरू करें तो जब से आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी से हटाया उसके बाद से उनकी चुनावी रैलियों की जो एक अगर आप देखिए उनका जो एक रणभूमि थी वो रणभूमि से कहीं ना कहीं दूर होती साफ तौर पर नजर आई। और सबसे बड़ी बात मायावती को उस रेस में और ज्यादा तेज चलना चाहिए लेकिन उस रेस में तेज चलने की बजाय वो कहीं ना कहीं पीछे हट गई। तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है 15-16 हजार के जो वोटों का अंतर कहीं ना कहीं हमें क्षेत्रों में देखने को मिला। अगर ये इंडिया गठबंधन के साथ होता तो ये वोटों का समीकरण पूरी तरह से बदल सकता था, पक्ष में भी बदल सकता था, विपक्ष में भी बदल सकता था। लेकिन खैर ये मायावती की रणनीति थी और अब आने वाले चुनाव के लिए रणनीति उन्हें साफ तौर पर बदलनी पड़ेगी। इसका भी एहसास मुझे लगता है कहीं ना कहीं मायावती को हो चुका है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में मायावती किस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हुए नजर आएंगी या इंडिया गठबंधन के साथ, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।